गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के एंड की तरफ में बढ़ रहे हैं। इस साल का जो सिलेबस दिया गया है उसके अनुसार से, और हम लोग न्यूमेरिकल्स पे फोकस कर रहे थे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के बारे में। पिछले क्लास में भी एक दो न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस किए थे, और आज बाकी का जो रेस्ट न्यूमेरिकल्स है उसको हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। सारे क्वेश्चन का हिंट्स दे रहे हैं, आपके लिए सिर्फ क्वेश्चन छूटा हुआ रहेगा उससे रिलेटेड कैलकुलेशन का, तो थोड़ा ध्यान से आप देखिएगा किस तरीके से बनाते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4.14 इस क्वेश्चन में है द हाफ लाइफ फॉर रेडियो एक्टिव डिके ऑफ C14, यानी इस क्वेश्चन में हाफ लाइफ दिया हुआ है इज 5730 years, 5730 years, ये इनका हाफ लाइफ दिया हुआ है। An archaeological artifact containing would had only 80% of the C14 found in a living tree. आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट यानी कि जमीन के नीचे से जो खुदाई करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट लोग, उन्हें एक सैंपल मिला, उसमें 80% ही कार्बन 14 है। तो बताया था आपको पिछले वीडियो में कि अगर परसेंट दिया हुआ है तो आप अपनी तरफ से इनिशियल अमाउंट को यानी R0 के वैल्यू को 100 लेंगे, और R बचा हुआ अमाउंट, तो यहाँ तो क्वेश्चन में साफ दिया हुआ है कि इट हैज ओनली 80%, यानी कि R का वैल्यू 80 हो गया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कितना पुराना है, यानी कि T का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले देखो T हाफ दिया हुआ है, तो यहाँ से K का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो K would be equal to 0.693 divided by T half, 0.693 डिवाइडेड बाई 5730 years। अब रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, और रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए T का वैल्यू हो जाएगा 2.303 बाई K log R0 by R, R0 by R। अब वैल्यू पुट करते हैं, K का वैल्यू आ गया 2.303 इंटू ये 5730 ऊपर चला जाएगा, 5730 डिवाइडेड बाई 0.693 log 100 डिवाइडेड बाई 80। अब इसे आपको सोल्व कर लेना है। यहाँ ये लॉग के फॉर्म में वैल्यू आया है, लॉग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से निकालना है, तो इसको डिवाइड करके आप निकाल लोगे। ये क्वेश्चन नंबर 4.15 था, बुक में आंसर भी आया है, पहले भी क्वेश्चन बनवाए। ये 4.14 था। इसके बाद 4.16 पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4.16। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4.16। यहां कह रहा था रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 सेकंड इनवर्स। रेट कांस्टेंट यानी कि K, इट इज 60 सेकंड इनवर्स। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिड्यूस द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू इट्स 1/16 वैल्यू। रिड्यूस्ड टू जो पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे, तो जब फ्रैक्शन में है तो यहाँ R0 का वैल्यू हो जाएगा 1, और R का वैल्यू लेकर चलेंगे हम लोग 1/16, रिड्यूस्ड टू 1/16। अगर कहता है रिड्यूसेड 1/16 तो 1 - 1/16 कर देते, और यहां से आपको T निकालना है, यानी 1 स्टेप में बनने वाला क्वेश्चन हो गया ये। T इज इक्वल टू 2.303 बाई K log R0 by R, R0 by R। तो आपको K का वैल्यू भी पता है, R0 पता है, R पता है, तो T को सोल्व करके निकाल लो। ये हो गया एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4.16। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4.17 है। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4.17। ये 2 स्टेप में बनने वाला क्वेश्चन है, ध्यान से पहले समझोगे क्या दिया हुआ है।
during nuclear explosion, one of the product is strontium-90. One of the product is strontium-90 with a half-life of 28.1 years. With a half-life of 28.1 years, if 1 microgram of strontium-90, 1 microgram of strontium-90 was absorbed in the bones of a newly born baby instead of calcium, how much it will remain after 10 years and 60 years? After 10 years and 60 years. अब समझो, आप पढ़े होंगे रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन में रेडियोएक्टिव सब्सटेंस से इनविजिबल रेडिएशंस भी निकलते हैं, और जिस जगह पर रेडिएशंस निकल रहा होता है, जैसे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो रहे हो या फिर न्यूक्लियर रिएक्टर हो, तो वहां पर प्रेग्नेंट वुमेन को अलाउ नहीं किया जाता है। रीजन ये है कि उनके पेट में जो बच्चा पल रहा होता है, जो फोटिस पल रहा होता है, डेवलप कर रहा होता है, वो हाईली सेंसिटिव होता है, और जैसे जैसे वो बड़ा होने लगता है बच्चा, अब उस कंडीशंस में उसमें इम्यूनाइजेशन भी बढ़ने लगता है। यहां कहा जा रहा है कि एक न्यूली बॉर्न बेबी है, उसके बॉडी में कैल्शियम की जगह पर स्ट्रोंशियम का 1 माइक्रोग्राम एब्जॉर्ब हो गया। कैल्शियम और स्ट्रोंशियम दोनों एक ही ग्रुप में, यानी कि सेम ग्रुप का है, तो एलिमेंट जो सेम ग्रुप से बिलोंग करता है उसका प्रॉपर्टीज भी ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होता है। हमारे बोन का मेन कंस्टिट्यूएंट कैल्शियम है, लेकिन उसी कैल्शियम की जगह पर 1 माइक्रोग्राम स्ट्रोंशियम एब्जॉर्ब हो गया, जिनका हाफ लाइफ 28.1 ईयर्स है। तो अपने हाफ लाइफ के अनुसार से वो डिसइंटीग्रेट करेगा। हाफ लाइफ का मतलब होता है कि अपने इनिशियल अमाउंट का हाफ, उसके बाद वो घटने लगेगा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि 10 इयर्स के बाद में इसके बॉडी में 1 माइक्रोग्राम है, तो अब कितना बचा हुआ रहेगा, और 60 इयर्स के बाद में कितना बचा रहेगा। माइक्रोग्राम है तो माइक्रोग्राम में ही छोड़ दो, इसे ग्राम में कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। इसको सोल्व कैसे करेंगे, जो देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टी हाफ का वैल्यू दिया हुआ है, टी हाफ इज गिवन, इट इज 28.1 ईयर्स। तो यहां से अगर हम लोग k निकालेंगे तो k इज इक्वल टू 0.693 बाई टी हाफ, तो टी हाफ के लिए आ गया 28.1 ईयर्स। अब 2 बार में क्वेश्चन बनाएंगे। फर्स्ट टाइम में डाटा सेपरेट करते हैं आफ्टर 10 इयर्स, यानी कि 10 इयर्स के बाद में कितना बचा रहता है उसके आफ्टर 10 इयर्स। अब देखो आफ्टर 10 इयर्स R0 का वैल्यू ये 1 माइक्रोग्राम, R का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, T का वैल्यू 10 इयर्स में निकाल रहे हैं, और K का वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं ऊपर में 0.693 डिवाइडेड बाय 28.1। नाउ फॉर्मूला होता है T इज इक्वल टू 2.303 बाई K log R0 बाई R। अब यहां के बाद आपको ये पार्ट निकालना है, तो देखो, तो इसे हम लोग और लिख सकते हैं, log R0 बाई R इट वुड बी इक्वल टू आ जाएगा T इंटू के डिवाइडेड बाई 2.303। अब वैल्यू पुट करते हैं, T का वैल्यू दिया हुआ है 10 इयर्स, K का वैल्यू हो गया 0.693 डिवाइडेड बाई 2.303 इंटू 2.303 और 0.693 डिवाइडेड बाई 28.1। ये वैल्यू आया है log R0 बाई R का। अब यहां से इसको पहले सोल्व करोगे, कैलकुलेशन पड़ेगा आपका, इसको सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आ गया log R0 बाई R का, और यहां से जब R0 बाई R करेंगे तो log को अपोजिट साइड में ले जाएंगे तो वो एंटी लॉग में कन्वर्ट कर जाएगा। R0 का वैल्यू पता है तो फिर किसका वैल्यू निकालना है, R का। तो ये फर्स्ट स्टेज में हुआ।
कीजिएगा, हम नहीं बताएंगे। आप में से कई लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन में बस थोड़ा सा जहां कैलकुलेशन पड़ा और तुरंत मैसेज कर देते हैं कि सर ये क्वेश्चन नहीं बना। इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। जब कैलकुलेशन भी आप नहीं कर सकते हो तो फिर बाकी मेरे बताने से भी नहीं बनेगा। साइड बुक में सबका सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो वहां से तुम कॉपी कर लो। इसलिए ध्यान से समझो। अब यहां पर ये पूरे वैल्यू को आप सोल्व करोगे, एक स्टेप और पड़ जाते हैं। R0 का वैल्यू दिया हुआ है 1 माइक्रोग्राम, तो 1 बाई आर इट वुड बी इक्वल टू 10 को मल्टीप्लाई किए तो 6.93 डिवाइडेड बाई 2.303 इंटू 28.1। अब लॉग को अपोजिट साइड में ले जाएंगे तो लॉग कन्वर्ट कर जाएगा एंटी लॉग में, तो एंटी लॉग 1 बाई आर और फिर रिवर्स कर दोगे तो आर का वैल्यू निकलेगा। यानी कि यहां से आपको फाइनली आर का वैल्यू निकालना है। ये आएगा फर्स्ट स्टेप। जब 10 इयर्स निकल गया उसी तरह से फिर आगे की तरफ में बढ़ोगे और यहां पर जहां आफ्टर 10 इयर्स लिखे हैं अब लिखेंगे हम लोग आफ्टर 60 इयर्स। R0 का वैल्यू वही होगा, R का वैल्यू वही निकालना है आपको। सिर्फ T जहां पे 10 था उसकी जगह पर 60, K का वैल्यू भी वही होगा, यहां पुट करोगे इस जगह पर, और जहां 10 था उसकी जगह पर 60 आ जाएगा। 60 इंटू 0.693 और फिर ये आर का वैल्यू निकलेगा। यानी इस वाले पोर्शन में थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा है बट बनेगा, आंसर आया है। पहले वाले क्लासेस वगैरह में भी ये सब डिस्कस कर चुके हैं। तो 4.17 भी हुआ। फिर इसके बाद 4.18 99% कंप्लीशन, ये पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4.19। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4.19। यहां का ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 40 मिनट फॉर 30% डिकम्पोजिशन, कैलकुलेट टी हाफ। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक 40 मिनट, यानी टी का वैल्यू कितना हो गया 40 मिनट फॉर 30% डिकम्पोजिशन। तो परसेंट है तो R0 के वैल्यू को हम 100 मान लेंगे और 30% डिकम्पोज कर जा रहा है तो बचा हुआ कितना हुआ 100 माइनस 30 इट मींस 70। R लेफ्ट अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है, तो 30% डिकम्पोज कर गया तो लेफ्ट अमाउंट कितना बचा 70, तो इसीलिए 100 माइनस 30 इज इक्वल टू 70 किया। आपसे पूछा जा रहा है कि इसका टी हाफ क्या है, तो सबसे पहले आप के का वैल्यू निकालें। तो फॉर्मूला आ जाएगा K वुड बी इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग R0 बाई R, R0 बाई R 2.303 डिवाइडेड बाई टी का वैल्यू है 40 मिनट लॉग R0 यानी कि 100 डिवाइडेड बाई 70। ये निकल गया K का, और K के बाद फिर आप निकालोगे T हाफ वुड बी इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई K, यानी कि यहां पर अभी आपको K का वैल्यू पुट करना होगा। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। 4.20 4.21 ये बताते हैं आपको। अब इसके बाद बाकी का जितना क्वेश्चन आप देख रहे हो उन सब जगह पर टेम्परेचर डिपेंडेंट है और ये आर्हेनियस इक्वेशन से रिलेटेड है। और इस वक्त के डिलेटेड सिलेबस को अगर आप देखोगे तो वहां पर आर्हेनियस इक्वेशन को रिमूव कर दिया है, यानी कि टेम्परेचर डिपेंडेंस के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, टेम्परेचर वाले पोर्शन को यहाँ हटा दिया है। तो इसलिए वो वाला टॉपिक को यहाँ छोड़ के चलेंगे। तो यहां तक क्लियर हो गया। दो और न्यूमेरिकल है उसको बताते हैं। अब हम लोग एनसीईआरटी के दो क्वेश्चन 4.20 और 4.21 को डिस्कस करते हैं। यहां पर 11th के चैप्टर इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट भी यूज हुआ है, क्योंकि कंटेनर के अंदर में जो रिएक्टेंट है वो गैसेस फॉर्म में और प्रोडक्ट भी गैसेस फॉर्म में बन रहा है। तो कंटेनर के अंदर में जो भी प्रेशर आ रहा है वो सिर्फ रिएक्टेंट का ना होकर के रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों का कंबाइंड प्रेशर है।
और हमें सिर्फ चाहिए K या T का वैल्यू निकालने के लिए रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को, यानी कि सिर्फ रिएक्टेंट के प्रेशर को। तो 11th क्लास के इक्विलिब्रियम चैप्टर का भी हम लोग यूज करेंगे। अगर आप पढ़े होंगे तो जरूर याद आएगा आपको, और कोशिश करेंगे कि बिल्कुल समझ में आए। ध्यान से आप फॉलो कीजिएगा, क्योंकि 11th का कंसेप्ट यूज हो रहा है, तो इस वीडियो को आप रिपीट करके देखिएगा कि किस तरीके से है। क्वेश्चन में दिया हुआ है फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ एजो आइसोप्रोपेन, ये केमिकल सब्सटेंस है एजो आइसोप्रोपेन CH3 होल ट्वाइस CH N CH3 होल ट्वाइस, ये इसका पूरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। इनके डिकम्पोजिशन से एजो ग्रुप लगा हुआ, इसलिए यहां पे ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है, इसे आपको कंफ्यूज नहीं करना है। C6H14 और प्लस N2 का फॉर्मेशन होता है। अगर आपको फार्मूला याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो आप एजो आइसोप्रोपेन लिख करके भी पढ़ सकते हो, यानी कि आप यहां लिख सकते हैं कि जो भी रिएक्टेंट दिया हुआ है उसके अनुसार से आगे प्रोडक्ट में बनेगी। रिएक्टेंट कौन सा रिएक्टेंट है? एजो आइसोप्रोपेन, ये डिकम्पोज कर रहा है टू गिव हेक्सेन C6H14 एंड नाइट्रोजन, और इनके कंसंट्रेशन को यहां ये टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है। तो देखोगे प्रेशर दिया हुआ है mmHg में, यानी कि प्रेशर का वैल्यू दिया हुआ है कंसंट्रेशन की जगह। टाइम 0, यानी कि जब आप रिएक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं तो उस वक्त में टोटल प्रेशर है 35। तो टोटल प्रेशर क्या, जब आप रिएक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं तो उस वक्त में तो सिर्फ रिएक्टेंट ही होता है, प्रोडक्ट के तो वैल्यू को 0 लेकर के चलते हैं। तो यहां पर आप लिख सकते हो इनिशियल प्रेशर, यानी कि स्टार्टिंग में जो प्रेशर आ रहा है, कब, जब टाइम का वैल्यू कितना है 0, उस वक्त में इनका वैल्यू आ रहा है 35 mmHg, और प्रोडक्ट का एटमॉस्फेरिक प्रेशर वैल्यू 0 फिर से इसको समझो, जब टाइम 0 है, यानी कि जब आप रिएक्शन को स्टार्ट करने जा रहे हैं तो उस वक्त में कंटेनर के अंदर में सिर्फ रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट तो रिएक्शन के बाद में बनता है, इसलिए इसको 35 किए और यानी 0 किए। फिर 2 टाइम है, एक एक करके 2 बार में बनाना पड़ेगा। फिर लेके चलते हैं आफ्टर 360 सेकेंड, आफ्टर 360 सेकेंड के बाद में अब ये रिएक्टेंट का कुछ पार्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया होगा, यानी कि रिएक्टेंट का अमाउंट घटेगा और प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ेगा। तो वहां आपको बताए थे कि नंबर ऑफ मोल काउंट, यहां देखो इसका भी नंबर ऑफ मोल 1 है, इनका भी नंबर ऑफ मोल 1 है। तो 1 मोल के लिए हम लोग यहाँ x लेते हैं, इनका भी नंबर ऑफ मोल 1 है, x हो गया। अगर मान लीजिए इनका नंबर ऑफ मोल 1 होता तो यहाँ x लिखते, और यहाँ अगर 2n2 रहता तो इस जगह पर 2x लिखते। उसी तरह से इनका अमाउंट घटेगा और इनका भी नंबर ऑफ मोल 1 था, तो इसलिए यहाँ लिख दिया हम लोग 35 माइनस x, ये इनका प्रेशर का वैल्यू। अगर ये 2 मोल होता तो 35 माइनस 2x कर लेते। अब इस 360 सेकेंड पर एजो आइसोप्रोपेन का प्रेशर है 35 माइनस x, हेक्सेन का x mmHg और नाइट्रोजन का x mmHg। तो टोटल प्रेशर इट वुड बी इक्वल टू वैल्यू आ जाएगा 35 माइनस x, यानी कि रिएक्टेंट का, प्लस x हेक्सेन का, प्लस x नाइट्रोजन का, और ये टोटल प्रेशर का वैल्यू आप देखो दिया हुआ है 54। तो और लिख सकते हैं 54 वुड बी इक्वल टू, यहां माइनस x और ये x कैंसिल हो गया, बचा क्या रह गया 35 प्लस x, देयरफॉर x वुड बी इक्वल टू 54 माइनस 35, इट मींस 19 mmHg। अब नाउ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट दैट टाइम, यानी कि प्रेशर कितना होगा इस वक्त में। देखो तो इनिशियल प्रेशर इनका 35 था
और 360 के बाद में इस रिएक्टेंट का प्रेशर वैल्यू कितना दिया हुआ है 35 माइनस एक्स, तो यहां पर ये वैल्यू आ जाएगा 35 माइनस एक्स, इट मीन्स 35 माइनस 90। अब इसको माइनस करते हैं हम लोग, तो यहां ये वैल्यू आ गया 6 और 1 यानी 16 mmHg। अब आपके पास में दोनों वैल्यू पता चल गया, प्रेशर 16 mmHg और इनिशियल प्रेशर कितना है 35 mmHg। यहां तक आप पहले नोट कर लोगे, उसके बाद में फिर आगे क्या करते हैं जो बताते हैं। नाउ अब K का वैल्यू निकालो। नाउ K इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग R0 भी लिख सकते हैं, या अगर कंफ्यूजन है आपको तो प्रेशर के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। कंसंट्रेशन को इन टर्म्स ऑफ मोल पर लीटर लिखते हैं, या कंसंट्रेशन को पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में भी लिखते हैं, तो दोनों के लिए आप ये यूज कर सकते हैं। या अगर कंफ्यूजन है आपको तो इसको आप प्रेशर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहां पर आप ये P दे दिए, ये इनिशियल वैल्यू हो गया, PI कर दो, और नीचे में उतने समय के बाद में जो प्रेशर आएगा। अब वैल्यू पुट करो, 2.303 डिवाइडेड बाई कितने समय के बाद में आया था 360 लॉग इनिशियल प्रेशर का वैल्यू कितना था 35 mmHg, और प्रेशर आफ्टर दैट टाइम कितना वैल्यू आया था 16 mmHg। अब बताओ तो इस K का वैल्यू निकल जाएगा, यहां भी एक K का वैल्यू आया, क्योंकि इस टेबल में अगर आप देखोगे तो यहां पर दो टाइम दिया हुआ है, एक 360 दिया हुआ है, दूसरा 720 दिया हुआ है। तो फिर इसी तरह से अब 720 के लिए हम लोग को बढ़ना पड़ेगा। अब जब 720 के लिए बनाएंगे, इसको सोल्व करोगे आप, और ये जो वैल्यू आएगा उसको आप K1 कर देना, ये K1 का वैल्यू होगा। अब इसी तरह से फिर हम लोग इनिशियल वैल्यू को 0 मान करके ही चलते हैं, और जहां टाइम 360 था अब हम लोग लेकर चलते हैं आफ्टर 720 सेकेंड। आफ्टर 720 सेकेंड यहां पर ये वैल्यू आ जाएगा 35 माइनस एक्स, ये वैल्यू x और ये वैल्यू x, इसके सामने सामने में लिखते हैं x x। अब यहां पर टोटल प्रेशर 35 माइनस x प्लस x, यहां भी एक x कैंसिल हो गया, और 720 पर टोटल प्रेशर है 63, तो 63 इज इक्वल टू 35 प्लस x, तो x वुड बी इक्वल टू 63 माइनस 35, तो यहां ये वैल्यू आ गया 8 और 28। नाउ अब इसका प्रेशर निकाल लेते हैं। इस वक्त कितना हो गया 35 माइनस एक्स, 35 माइनस 28 यानी कि 7 mmHg। अब फिर फॉर्मूला यूज करो उसी तरह से, K is equal to 2.303 by T log initial pressure by pressure after time T, 2.303 टाइम कितना लगा है यहां पर 720 लॉग इनिशियल प्रेशर कितना आया था 35, और इस जगह पर वैल्यू कितना आया है 7, फिर 7 जा हो जाएगा, तो 2.303 डिवाइडेड बाई 720 लॉग 5। लॉग टेबल से इसका वैल्यू पुट करोगे, इसके पहले वाले K के वैल्यू को आप K1 लिखे थे, तो यहां पर ये वैल्यू K2 हो जाएगा, इट इज K2। नाउ
चूंकि दो वैल्यू दिया हुआ है तो k इनका एवरेज निकालेंगे हम लोग, तो k1 प्लस k2 डिवाइडेड बाई 2। तो पहले वाले केस में यानी कि 360 में जो आया था वैल्यू वो k1 हो गया, 720 पर जो प्रेशर का रेट कांस्टेंट का वैल्यू आया वो k2 हो गया। तो इन दोनों का एवरेज निकालोगे तो ये k का वैल्यू निकलेगा। तो ये क्वेश्चन था 4.20, अलग है थोड़ा सा, इसलिए इस पे ज्यादा ध्यान देना होगा। आप जितनी बार हमसे पूछोगे हम यही बताएंगे, तो इसलिए पूछने से बेहतर है कि इसके साथ में थोड़ा सा जूझने का कोशिश करो, क्योंकि 11th वाले कंसेप्ट से रिलेटेड है। इसके बाद 4.21 पर आते हैं। 4.21 भी बिल्कुल इसी तरीके का क्वेश्चन है, सेम कंसेप्ट यहां भी लगाएंगे, और अब जब बताएंगे तो पहले वाले से थोड़ा सा बेहतर तरीके से ये समझ में आएगा, क्योंकि कुछ कंसेप्ट तो यहां बन गया है आपका। इस जगह पर है SO2Cl2 थायोनिल ऑक्सीक्लोराइड, ये डिकम्पोज करता है SO2 प्लस Cl2। इस वक्त में भी प्रेशर दिया हुआ है, तो इनका इनिशियल प्रेशर कब, जब टाइम का वैल्यू 0, उस वक्त भी इनका इनिशियल प्रेशर एटमॉस्फेयर में 0.5 एटमॉस्फेयर। तो सल्फर डाइऑक्साइड का 0 हो जाएगा, क्लोरीन का 0 हो जाएगा। फिर एक टाइम दिया हुआ है आफ्टर 100 सेकेंड, आफ्टर 100 सेकेंड। तो देखो इसका 1 मोल है तो x कर दिए, Cl2 का 1 मोल x, इनका भी 1 मोल, तो ये वैल्यू आ गया 0.5 माइनस x। अब यहां टोटल प्रेशर निकालते हैं, टोटल प्रेशर, तो ये वैल्यू आएगा 0.5 माइनस x प्लस x प्लस x। टोटल प्रेशर का वैल्यू यहां आया है 0.6 एटमॉस्फेयर। तो 0.6 वुड बी इक्वल टू, एक x कैंसिल हो गया, 0.5 प्लस x, तो x वुड बी इक्वल टू 0.6 माइनस 0.5, इट मींस 0.1 एटमॉस्फेयर। नाउ प्रेशर, यानी कि इस वक्त में इसका प्रेशर कितना होगा, 0.5 माइनस x, 0.5 माइनस x, 0.5 माइनस x का वैल्यू 0.1, यानी 0.4 एटमॉस्फेयर। तो pt का वैल्यू पता चल गया, pi का वैल्यू पता चल गया, टाइम आपको पता है 100 सेकेंड। तो अब यहां से हम लोग k का वैल्यू निकालेंगे कि अब इनके k का वैल्यू कितना है। Now k is equal to 2.303 by T log initial pressure and pressure at that time, after that time 2.303 टाइम है 100 सेकेंड, लॉग इनिशियल प्रेशर का वैल्यू था 0.5 एटमॉस्फेयर और ये वैल्यू आ गया 0.4। तो इसको करोगे आप, यहां आ गया 2.303 डिवाइडेड बाई 100 लॉग 1.25, और लॉग 1.25 का वैल्यू निकालेंगे 2.303 बाई 100 इंटू 0.0969। आप टेबल चेक कर लीजिएगा एक बार, और इसे मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू को, तो ये वैल्यू आ रहा है 2.23 इंटू 10 टू द पावर -3। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए चूंकि टाइम सेकंड में है, तो इसलिए इसका यूनिट हो जाएगा सेकंड इनवर्स। ये पूरा वैल्यू ही हम सोल्व कर दिए। अब इसके बाद में सेकंड वाला पार्ट है, उसमें रेट निकालने के लिए क्या है कि व्हाट वुड बी द रेट। नीचे देखोगे, कैलकुलेट द रेट ऑफ द रिएक्शन व्हेन टोटल प्रेशर इज 0.65 एटमॉस्फेयर। तो k का वैल्यू तो निकल गया, तो रेट निकालने के लिए आपको चाहिए रेट वुड बी इक्वल टू k इंटू r,
या K इंटू P कर सकते हो, यानी कि इस कंडीशन में कितना प्रेशर का वैल्यू आएगा। तो अभी जो यूज किए हैं कंसेप्ट वही यहां पर भी यूज करना पड़ेगा। ये फर्स्ट वाला पार्ट सोल्व हो गया। अब इसके बाद सेकेंड पार्ट के लिए नाउ if total pressure is 0.65 atmosphere, 0.65 atmosphere. If total pressure is 0.65 atmosphere और ये P is equal to वैल्यू था 0.5 माइनस x प्लस x, ये माइनस x प्लस x कैंसिल हो गया, तो 0.65 इज इक्वल टू 0.5 प्लस x would be equal to 0.65 minus 0.5, it means 0.15. ये x का वैल्यू आ गया। नाउ Pt, इससे हम लोग को मतलब है, तो ये था 0.5 माइनस x, तो 0.5 माइनस 0.15, तो ये वैल्यू आ गया 0.35 एटमॉस्फेयर। जब ये पता चल गया तो अब रेट का वैल्यू निकालो। रेट इज इक्वल टू K इंटू रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन नहीं है तो प्रेशर हम लेकर के चलते हैं, कंसंट्रेशन की जगह पर प्रेशर का यूज किए। K का वैल्यू ऑलरेडी पहले निकाल चुके हैं, यह आया है 2.23 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 और प्रेशर का वैल्यू आ गया है 0.35। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आपका 7.8 के अप्रॉक्स में आता है। ये कैलकुलेट कर लेना, ये आपके बुक से आंसर मैच कर जाता है, हम चेक कर लिए हैं। तो ये इस तरीके से 4.21 क्वेश्चन है। तो 4.20 और 4.21 टेबुलर फॉर्म में ही दिया हुआ है, लेकिन मोलरिटी ना दे करके ये प्रेशर के फॉर्म में दिया हुआ है। तो प्रेशर पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों प्रेजेंट होते हैं, तो हमें सिर्फ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन निकालना है, इसलिए स्टार्टिंग का वो 3-4 स्टेप जो वो पढ़ेगा और उसको आप बार बार रिपीट करोगे, फिर कुछ समय के बाद में फिर उसको रिपीट करोगे, तब जाकर के वो दिमाग में बैठेगा। तो ये न्यूमेरिकल का इतना क्वेश्चन था, उसको कंप्लीट कर लिए। अब इसके बाद में एक थ्योरेटिकल पार्ट है, मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये दोनों में क्या फर्क है? अगर मान लीजिए कोई केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो जितने नंबर ऑफ मोल्स एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एक साथ में, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। एक थ्योरी है जिसे कॉलिजन थ्योरी कहा जाता है, और ये कॉलिजन थ्योरी बताता है कि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल कोलाइड कर प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। जैसे अगर आप लिख रहे हैं A plus B, it result the formation of AB, तो यहाँ A का नंबर ऑफ मोल 1 है, B का नंबर ऑफ मोल 1 है, तो इस कंडीशन में इस केमिकल रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी वैल्यू 2 हो गया। इसको बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहा जाता है। मॉलिक्यूलरिटी एक थ्योरेटिकल वैल्यू है जो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए जनरली हम लोग यूज करते हैं, जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। मॉलिक्यूलरिटी कभी जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर मॉलिक्यूलरिटी जीरो हो गया इसका मतलब कोई रिएक्टेंट इन्वॉल्व हुआ ही नहीं है। लेकिन हम लोग पढ़े हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो हो सकता है। मॉलिक्यूलरिटी का वैल्यू कभी फ्रैक्शन में नहीं आएगा, क्योंकि जब भी कोलाइड करेंगे तो 2 मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे, 3 मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे, 1/2 मॉलिक्यूल तो कोलाइड कर नहीं सकता है। तो ये मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस हुआ। हम पीडीएफ में इसको लिख देंगे, वो आपके पास में मिल जाएगा। तो मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में ये डिफरेंस था। एक और पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि मॉलिक्यूलरिटी का वैल्यू 3 से ज्यादा नहीं हो सकता है। इसको प्रैक्टिकली सोच करके देखो। मॉलिक्यूलरिटी कॉलिजन थ्योरी के अनुसार से एक साथ में कोलाइड करने के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को कहा जाता है। तो आप जनरली देखते हो कि बाइमॉलिक्यूलर जब कोलाइड करते हैं तो 2 टकराए, मे भी तीसरा आकर के जुड़ गया, लेकिन चूंकि स्टार्टिंग में एक साथ में सिर्फ 2 ही टकराए हैं तो उसको हम लोग बाइमॉलिक्यूलर कर सकते हैं। 3 के भी कोलाइड करने का चांसेस है कि 3, एक इधर से चला, एक इधर से और एक सामने से आ रहा है, और तीनों मॉलिक्यूल अगर एक साथ कोलाइड करते हैं तब उसको हम लोग ट्राइमॉलिक्यूलर करते हैं। लेकिन एक ही साथ में
3 से ज्यादा मॉलिक्यूल के कोलाइड करने का चांस नेग्लिजिबल है, इसलिए कहा जाता है कि ट्राई से ज्यादा मॉलिक्यूलरिटी पॉसिबल है। तो फिर आप बोलोगे कि सर हम लोग तो कई इक्वेशन देखे हैं जहां पर कि आगे में नंबर ऑफ मोल 6 होता है, अब उसके अगर आप मैकेनिज्म को देखोगे तो आगे में जो नंबर ऑफ 6 है, तो जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं जो स्लोएस्ट स्टेप होता है, उसमें मॉलिक्यूलरिटी का वैल्यू या तो 2 होगा या 3 होगा या 1 होगा, वो 3 से ज्यादा नहीं होगा। यानी कि हमेशा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ही मॉलिक्यूलरिटी को डिसाइड करता है, बहुत ज्यादा नहीं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सब आप जो है ध्यान में रखोगे। मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बीच में कई बार में क्वेश्चन पूछ चुका है, और एक और 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो का मतलब होता है फॉल्स, यानी कि झूठा। द रिएक्शन विच अपीयर टू बी ऑफ हायर ऑर्डर, यानी कि जो देखने से हायर ऑर्डर रिएक्शन लगता है but actually obey first order kinetics is called pseudo first order reaction। इसका एग्जांपल याद रखना है, जैसे ईस्टर के हाइड्रोलिसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो ईस्टर में अगर हम लोग इसे लें CH3 COO C2H5 और प्लस H2O, then it give एसिडिक मीडियम में होता है इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस CH3 COOH प्लस C2H5H इथेनॉल। अब यहां पर देखो टोटल 2 मॉलिक्यूल दिख रहा है, एक ईस्टर दिख रहा है इथाइल इथानोएट और दूसरा वाटर दिख रहा है, यानी कि द रिएक्शन अपीयर टू बी ऑफ सेकंड ऑर्डर। लेकिन जब इसका एक्सपेरिमेंटली निकाला गया तो एक्सपेरिमेंटली ये पता चला कि इनका रेट लॉ एक्सप्रेशन ये है, रेट इज इक्वल टू K इंटू CH3 COO C2H5, यानी कि किस ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है। और वहां बताता है कि जो रिएक्टेंट एक्सेस अमाउंट में होते हैं उनके ऊपर में रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करता है, यानी कि यहाँ वाटर डिसाइड नहीं करता है कि कितने मोल में डिकम्पोज करेगा, यहाँ डिसाइड करता है ये ईस्टर, कोई भी ईस्टर हो सकता है, यहाँ HCOOCH3 भी हो सकता है, मिथाइल फॉर्मेट भी हो सकता है, मिथाइल एसीटेट भी हो सकता है, यानी ईस्टर के हाइड्रोलिसिस से अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो ये एग्जांपल हो गया सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, 1 मार्क्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, डेफिनेशन ये आप याद रखोगे। अब यहाँ तक ये केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड था, यहाँ तक का इस चैप्टर का सारा न्यूमेरिकल्स बता दिए। फिर से बोल रहे हैं इसके बाद 4.21 के बाद का जितना क्वेश्चन है वो सब आर्हेनियस इक्वेशन से रिलेटेड है, और आर्हेनियस इक्वेशन इस बार सिलेबस से हटा दिया है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट में जब सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज यहीं तक, बाकी अगले क्लास में। थैंक यू।